हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है फॉर टू रीजंस। पहला रीजन इसका ये है दैट ये पूरा टॉपिक बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा नहीं, एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसी में ये पूरे टॉपिक्स आप कवर कर लोगे। और दूसरा, हम हमेशा से चाहते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें 15-20 मिनट हमने पढ़ लिया, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 15-20 मिनट क्वेश्चन कर लिए, तो वो बोर्ड का भी कवर कर ले पूरा सिलेबस और कॉम्पिटिटिव का भी कवर कर ले। तो ये ऐसा ही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि एक स्टोरी के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बस इतना समझना है दैट दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मैं 1 मिनट में उस स्टोरी पे आ रहा हूं, ठीक है? तो आप लिख सकते हो दीज आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये दो तरीके से आप पिक्टोरियली, ग्राफिकली या डायग्राम के फॉर्म में, है ना, नॉट ग्राफ, पिक्चर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में आप दो तरीके से फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सेकंड इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि हम लोग ऑब्वियसली कब पढ़ेंगे? जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे। तो ये हो गया इसका पहला इंट्रोडक्शन की होता क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आते हैं स्टोरी पे, ठीक है? दैट अगर ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो ये हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है? या ये लाइंस ड्रॉ कैसे होंगी? वैसे ही जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग समझ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? यहां पे एक लाया था टेस्ट चार्ज। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक को फील करने के लिए टेस्ट चार्ज कहां कहां जाएगा, ठीक है? आपको इमेजिन करना है दैट यहां पे कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक यहां पे बहुत ही वीक सा पर्सन है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसकी खुद की कोई पावर नहीं है, जिधर उस पे फोर्स लगेगा ये उधर ही चला जाएगा, उसका खुद का कोई इनर्शिया नहीं है, कोई मास नहीं है। अगर आप ऐसे पर्सन को फील कर सकते हो, ये पूरा टॉपिक आप खुद से बना सकते हो, सारे क्वेश्चन भी इस पे खुद से भी आप डिसाइड कर सकते हो, मुझे उसमें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लाके फील्ड डिसाइड कैसे किया था? टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स आया था उसको क्यू नॉट से डिवाइड किया था। अभी तो मेजर भी नहीं करना है, अभी बस इसकी डायरेक्शन देखनी है कि ये किधर भागता है। तो इस आदमी की हेल्प से हम लोग ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। आप फील करके देखना दैट ये आदमी है, उसकी जगह आप अपने आप को फील कर सकते हो बहुत अच्छा समझने के लिए, एक मोमेंट के लिए, दैट हमारे पास बिल्कुल पावर नहीं है, हमारा कोई इनर्शिया नहीं है, और हमें जिधर फोर्स लगेगा हम पे, हम उधर ही भाग जाएंगे। और हम पे फोर्स कैसा लगेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से हम दूर भागेंगे, नेगेटिव के पास भागेंगे। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक बॉय है और दूसरा बॉय इसको रिपेल करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप इतना फील कर सकते हो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी प्रॉपर्टी आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो दैट ये होता कैसे है, ड्रॉ कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। और आप ऐसा भी लिख सकते हो व्हेन केप्ट फ्रीली। एक फ्रीली अगर टेस्ट चार्ज को हमने रख दिया तो वो जिधर मूव करेगा या रेस्ट से रिलीज कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये नेक्स्ट लाइंस आप लिखते जाना और इसकी स्टोरी को देखते जाना, तो वही पूरा पूरा टॉपिक आपका कवर होता जाएगा। नाउ इसके बाद आता है, तो ये तो टेस्ट चार्ज की बात हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दैट पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, चार्ज पार्टिकल, और एक होती है चार्ज बॉडी। इनमें से कौन कौन इलेक्ट्रिक लाइंस को फॉलो करेगा, कौन कौन फॉलो नहीं करेगा, बहुत अच्छे से आप समझना। पॉइंट चार्ज और एक यहां से हमने रखा था टेस्ट चार्ज। तो पहले तो आप ये समझ लो, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल बोर्ड के लिए नहीं। ये होता क्या है टेस्ट चार्ज? सो ये चार्ज, ये मास और ये साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसको आप यहां रेडियस के जैसा भी लिख सकते हो, r। टेस्ट चार्ज आपको पता है, इसका चार्ज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मास टेंडिंग टुवर्ड्स 0। चार्ज नेग्लिजिबल है, मास नेग्लिजिबल, रिमेंबर 0 नहीं है ना, नेग्लिजिबल है बट 0 नहीं। साइज भी नेग्लिजिबल है। पॉइंट चार्ज में एनी वैल्यू हो सकती है,
पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज था स्ट्रिक्टली, नेग्लिजिबल नेगेटिव को आप टेस्ट चार्ज नहीं बोलोगे। पॉइंट चार्ज में स्टिल कोई मास नहीं आएगा, मास अभी भी जीरो रहेगा, साइज अभी भी जीरो रहेगा। चार्ज पार्टिकल Q कैन हैव एनी वैल्यू, मास कैन हैव एनी वैल्यू, बट साइज इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल साइज का होगा ये। चार्ज बॉडी में Q कैन हैव एनी वैल्यू, मास कैन हैव एनी वैल्यू, रेडियस कैन हैव एनी वैल्यू। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा समझना। इन सारी प्रॉपर्टी कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो नहीं करेगा, काफी सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है पॉइंट। बॉडी आ गई, जीरो रहेगा। चार्ज पार्टिकल है तो रिमेंबर कंफ्यूज नहीं होना, पार्टिकल है तो उसमें मास रहेगा। आप चले जाना 11th के कॉन्सेप्ट पे। अब पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, पार्टिकल ऑफ मास 5 kg लेते थे हम लोग, मतलब मास हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, बट उसका साइज नहीं हो सकता है, पार्टिकल है वो। ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज तो अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अभी आप सोचो इसमें से किसको फॉलो करना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, किसको नहीं करना चाहिए। मास के आने से होगा क्या, ठीक है, मास के आने से आ जाएगा इनर्शिया। अभी हमने अज्यूम किया था, उसी बंदे की कहानी में आते हैं। ये जो बंदा है इसका खुद का कोई मास नहीं है, खुद का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जिधर उस पर फोर्स लगेगा ये उधर ही भाग जाएगा। अगर इसके पास मास आ गया तो क्या ये आपकी बात उतनी ही मानेगा जितना पहले मान रहा था? नहीं मानेगा। उसी को आप बोलते हो इनर्शिया, मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी। तो इसके पास अगर मास आ गया तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको क्या लिखना है, चाहो तो नोट करके लिखना, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ टेस्ट चार्ज एंड अ पॉइंट चार्ज फॉलो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या मास नहीं है, ये मास है, मास का टर्म इसमें और इसमें चार्ज बॉडी में। सो आप लिखोगे that a test charge and a point charge follow electric lines of forces, but a charge particle may or may not follow it. अब ये may और may not कैसे हो गया, ये भी फॉलो करेगा अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो उसको फॉलो करेगा, अगर वो कर्व है तो उसको फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, थोड़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां डायग्राम बना के। ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस पे कोई चार्ज पार्टिकल आप रख दो, पॉइंट चार्ज को रख दो, चार्ज पार्टिकल को रख दो, टेस्ट चार्ज को रख दो, सब पे इधर फोर्स लगेगा अगर ये फॉलो करे। बट अगर ये कोई कर्व है, एक पार्टिकल यहां पे है, इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी से, आगे जाके इस पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर फोर्स लगेगा हमेशा उधर वेलोसिटी नहीं होती है। याद करो, सर्कुलर मोशन में फोर्स इधर लगता है, वेलोसिटी इधर होती है, बिकॉज इस पार्टिकल के पास इनर्शिया है। आगे जाके इस पे फोर्स कहीं और के डायरेक्शन में लगने वाला है, टेंजेंशियली, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, उसकी बात को पूरी मानेगा नहीं। फिर वही बात आप समझ लो, यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज होता है, बिल्कुल ही एकदम से दुबला पतला आदमी मरेला टाइप का, तो उस पे जिधर आप फोर्स लगाओगे वो उधर ही भाग जाएगा। बट अगर उसके पास कुछ खुद का इनर्शिया है, खुद का मास है, तो वो टर्न तो होगा बट एग्जैक्टली उधर नहीं भागना स्टार्ट करेगा जिधर क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग अगर आप समझ सकते हो, जिसका मास जीरो है, जिसका चार्ज जीरो है, तो सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। सो टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज फॉलो इट। चार्ज पार्टिकल विल फॉलो ओनली इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं। अब सारे पॉइंट्स आप एनसीईआरटी में लिख सकते हो, ये एक ऐसा पॉइंट था जो कॉम्पिटिटिव के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट, प्लस चार्ज के लिए इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर एक प्लस चार्ज है, यहां एक टेस्ट चार्ज रखोगे, ये रिपल करेगा इसको। अभी हमने क्या एज्यूम किया था, ये एक ऐसा है ना लड़का है, बहुत वीक लड़का है, यहाँ बहुत स्ट्रांग एक पर्सन है, और आपको पता है ये बॉय है, और स्ट्रांग अगर पावर वाला एक बॉय है उससे दूर भागता है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज की भी प्रॉपर्टी थी, ये तो भागेगा, यहां रखोगे इधर भागेगा। ठीक है, रेडियल यहां रखोगे ऐसा भागेगा। नॉट ओनली इन 2D, दिस विल बी द केस इन 3D। या 3D में हर डायरेक्शन में होगा। सो बहुत सिंपल सा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो आप पॉइंट्स काउंट करते जाना, 1 2 3 4 आप उसको लिखते जाना। सो एक पॉइंट ये हुआ, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये तो समझ में आ गया,
ये प्लस चार्ज है तो इससे रिपल होगा, माइनस चार्ज है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये बहुत वीक बॉय है, इसकी प्रॉपर्टी है, गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो रेडियली इनवर्ड फील्ड होगा इसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं कि प्लस चार्ज से अवे होगी फील्ड, ओरिजिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। अब आप सोच के समझो इसमें दैट अगर एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो उसमें कैसा बिहेव करेगा, और अगर एक चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज के जैसा है, या लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, द फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड आइसोट्रॉपिकली। आइसोट्रॉपिकली का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन और इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्लस से स्टार्ट तो होती है, अच्छी बात है, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, बट अगर वो आइसोलेटेड भी है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो वहां से आइसोट्रॉपिकली रेडियली बाहर निकलती है, और माइनस अगर है आइसोलेटेड तो उस पर रेडियली क्या होती है, ऐसे टर्मिनेट होती है। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, वेरी सिंपल। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट प्रॉपर्टी लिखाने के बाद लिया है। ये प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाता है। कुछ बच्चों का डाउट करना है, यहाँ तो माइनस है नहीं, आइसोलेटेड है ये, तो ये कहाँ टर्मिनेट हो रही है लाइंस। तो कुछ बच्चों को क्लिक कर भी गया होगा, बहुत लोग बहुत स्मार्ट है, ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा, इंफिनिटी पे टर्मिनेट होगा, बिकॉज ये प्लस चार्ज अगर आपने लिया है, नेट चार्ज अगर आप लोगे यूनिवर्स का जीरो, तो जीरो में से आपने अगर 10 माइक्रो कूलम हटा दिया है तो -10 का चार्ज है इंफिनिटी पे। सो ये सारी लाइंस जा रही है इंफिनिटी पे, वो सारी लाइंस आ रही है कहां से, इंफिनिटी से। बहुत सिंपल सा है। ये मरा हुआ आदमी, मतलब जिसका फोर्स नेग्लिजिबल था, याद आ रहा होगा आपको, जिसका मास नेग्लिजिबल है, खुद का कोई इनर्शिया नहीं है, रिपल हो रहा है, हमेशा रिपल ही होता जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो उसकी फीलिंग को आप समझते रहना, स्टोरी को आगे समझते जाना कि वो कैसा बिहेवियर उसका होगा। सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आप खुद से रिलेट करके सोचते जाओ, तो आपको स्कूल एग्जाम में भी सारी प्रॉपर्टी लिखने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। अब ये बेसिकली बता क्या रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है एक मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स तो यही से आ जाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा और डायरेक्शन कैसे बताएगा। सो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज proportional to number of electric lines of forces, number of electric lines per unit area, per unit area। ठीक है, तो यहां ऐसे लाइंस आ रही है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ए पॉइंट पे ज्यादा डेंसिटी है या बी पॉइंट पे ज्यादा डेंसिटी है। ये लेंथ यहां ड्रॉ करो या ये एरिया यहां ड्रॉ करो, यहां डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो मैंने यहाँ रफ डायग्राम बनाया, बट अगर यहाँ उतने ही एरिया में 3 लाइंस क्रॉस हो रही है और यहाँ सेम एरिया में 1 लाइन क्रॉस हो रही है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो फील्ड होगा वो 3 टाइम्स होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब वही है। नेक्स्ट, डायरेक्शन कैसे बताया गया। सो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो टेस्ट चार्ज खुद इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा था, उसी डायरेक्शन में हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल। तो ये आगे के 2 पॉइंट हो गए कि ये मैग्नीट्यूड कैसे बताता है और डायरेक्शन कैसे बताता है। नेक्स्ट, इसके बाद इसका पॉइंट आता है दैट, हाँ, डायरेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। अगर ये ऐसा कर्व पाथ है तो आप बोल सकते हो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। तो डायरेक्शन आप मोर स्पेसिफिकली लिखना that tangent drawn at any point of electric field lines represent the direction of field, direction of field। जिधर टेंजेंट जाएगी वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इतना अच्छे से क्लियर से लिखना आप वहां पे। नेक्स्ट, यहीं पे 2 चीजें आती है। जैसे ही आप ये टेंजेंट की बात करते हो तो आपको याद आएगा कि टेंजेंट हर जगह पे ड्रॉ हो सकता है, शार्प पॉइंट पे ड्रॉ नहीं हो सकता है। शार्प पॉइंट्स पे या शार्प टर्न्स पे
ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट टेक शार्प टर्न, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी। आगे इसके बाद आता है टेंजेंट से रिलेटेड, दैट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और ये कॉमन सी चीज है, कई लोगों को पता है। अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा आप बताओ? बहुत सारे बच्चे पहले से ही बता देते हैं, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे, ये सपोज फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, दो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी E1 एंड E2। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि एक टेस्ट चार्ज का जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से अगर स्कूल एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, दैट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है एंड both represent the net electric field direction which is not possible. Net electric field can be only in one direction. Net field तो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स को ऐड करके जो नेट फील्ड आएगा एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। Hence, the two electric lines of forces can never intersect each other. Next is इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी आती है दैट दे अपीयर टू बी रिपल्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा आपको अपीयर होगा कि अगर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है या दूसरा प्लस चार्ज लाकर रख दो, एक वीक प्लस चार्ज रख दो, है ना, थोड़ा आराम से समझ लो। इस प्लस चार्ज का फील्ड कैसा था और इस प्लस चार्ज से क्या इफेक्ट आएगा? तो इस प्लस चार्ज का फील्ड था ऐसा, इसको आप प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप नंबर उसके 1 2 3 4 चाहो तो लिखते जाना। ऐसा बिहेवियर था इसका। यहां पे एक छोटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज ये 10 माइक्रो था, बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 माइक्रो आ गया, तो ऑब्वियसली ये लाइंस ऐसे तो नहीं जाते रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं जाते रहेगी? आप फील करो, इधर की डायरेक्शन में जाना था आपका, ये है ना, ये बहुत वीक आदमी इधर की डायरेक्शन में जाता है, इसको इससे रिपल तो होना ही है। ठीक है, या और क्लोज लाइन में ये इधर की डायरेक्शन में जा रहा था और ये इससे रिपल होगा, तो ये लाइन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी, ये भी लाइन थोड़ी सी ऐसे क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है इसके क्लोज जाके ऐसे टर्न होगी बेसिकली। आपको पता है बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिलेगा और न्यूट्रल पॉइंट पे फील्ड ही नहीं है तो लाइंस भी नहीं होगी, तो ये वाली लाइन यहां से ऐसा टर्न लेके ऐसे चले जाएगी, इसके जितने क्लोज जाओगे ये उतना ज्यादा टर्न लेगी। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट क्या है इसमें, दे अपीयर टू बी रिपल्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। तो ये प्लस चार्ज से रिपल होती हुई फील होगी। इसका एग्जैक्ट डायग्राम मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन में बताऊंगा, अभी मैं इस पे आपको रिपल्सन और अट्रैक्शन समझाता हूं। ये सारी फील्ड लाइंस भी टर्न लेगी, ये सारी फील्ड लाइंस भी इधर से टर्न लेगी, क्योंकि ये सब जो होगी वो इधर से रिपल होगी, तो ये सारी लाइंस इधर की तरफ टर्न लेने लगेगी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा टर्न लेने के बाद। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो अगेन आपको मैंने बताया, अगर ये फीलिंग नहीं आ रही है तो क्या करो, उसी आदमी को लाओ, यहां पर मूव करा के देखो, इससे क्या होगा, रिपल होगा। माइनस चार्ज होगा तो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये माइनस चार्ज होगा तो कुछ लाइंस यहां पे जाके टर्मिनेट होगी और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फिलहाल तो मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करके या ईएलएफ ड्रॉ करके मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेता हूं, दैट दे अपीयर टू बी रिपल्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। यही पे एक और पॉइंट आ गया, ये चार्ज इसके जितना पास जाएगा उतना जल्दी भागेगा। ठीक है, आप फील करके देखो, ये इधर दौड़ के इधर जा रहा था, अचानक से इसको ये प्लस दिखा, ठीक है, तो ये शार्प टर्न लेगा, और इधर की तरफ इसका इफेक्ट कम है तो ये थोड़ा सा ही टर्न लेगा। जितना इससे दूर रहोगे ये वाले से उतना कम टर्न लेगा, जितना इसके पास जाओगे उतना शार्प टर्न लेगा। तो इसका मतलब इसका जो कर्वेचर है ना, वो एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी बताता है कि उस पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का इफेक्ट है वो कितना है, वो किससे पता चलता है, इसके कर्वेचर से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो दैट कर्वेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन
बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गई इसके कर्वेचर की भी बात हो गई कि कर्वेचर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ अब एक और प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी, ये जो प्रॉपर्टी है यहीं से निकल के आएगी, थोड़ा आप समझना। अगर एक 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और ये -10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो आपको पता है जितनी लाइंस अब यहां से निकलेगी वहां पूरी टर्मिनेट होगी, इसका भी मैग्नीट्यूड 10, उसका भी मैग्नीट्यूड 10, इसीलिए वो वाला पॉइंट यहां पे बताया। सो अगर यहां पे कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, ये लाइन एक ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे, तो ये लाइंस ऐसे आती जाएगी। सो इसको मैं डिटेल में और ड्रॉ कराऊंगा आपको, चाहो तो आप यहां पे भी समझ सकते हो दैट ये 10 माइक्रो -10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट होगा नहीं। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाली लाइन यहां टर्मिनेट होगी, ये वाली लाइन भी यहां टर्मिनेट होगी, ये लाइन नहीं होगी। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग इसका पूरा देखेंगे कि ये ड्रॉ करने के अलग अलग केसेस कौन कौन से हैं। फिलहाल अपने को ये समझना है कि यहां से जितनी लाइंस आई वहां टर्मिनेट होगी। तो प्रॉपर्टी अपने को क्या पढ़नी है, अलोंग द लेंथ दे ट्राई टू स्ट्रेच, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख के आपको फील होगा, या इसका जो डायग्राम है वो देख के फील होगा दैट अलोंग द लेंथ दे टेंड टू स्ट्रेच एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ they tend to ripple, perpendicular to length they tend to ripple। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, along the length stretch क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी भी समझनी है। सपोज यहां एक आदमी, वही मरियल वाला और ये भी एक आदमी, उसी की स्टोरी चल रही है, ये दोनों के दोनों इधर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे और दोनों को इधर जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से इसके पास जाना चाहेंगे, किसके पास पता होगा आपको, ये नेग्लिजिबल फोर्स वाला, नेग्लिजिबल मास वाला, नेग्लिजिबल चार्ज वाला या नेग्लिजिबल कैपेसिटी वाला एक लड़का है, उधर जाना चाह रहा है, किसके पास, एक गर्ल के पास। सबके सब जाना चाह रहे हैं, जितने भी सबके सब जाना चाह रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करना चाहेंगे, तो अलोंग द लेंथ स्ट्रेच होना चाहेंगे, परपेंडिकुलर टू लेंथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी, देयर इज नो electric field lines inside a conductor in electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब उस केस में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो कंडक्टर के अंदर फील्ड है, वही इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब सारे चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है। उस केस में एक कंडक्टर के अंदर फील्ड ही जीरो होता है, और अगर फील्ड ही जीरो है तो फील्ड लाइंस भी क्या होगी, जीरो होगी। ये क्यों होता है, वैसे तो ये डिटेल में हम लोग थोड़ा इंडक्शन में भी देख चुके हैं और भी पॉइंट्स में इसको देखेंगे आगे, बट आप इतना फिलहाल समझना दैट कंडक्टर के पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स तब तक ट्रांसफर होते हैं इसकी सरफेस पे एक तरफ जब तक फील्ड क्या नहीं हो जाता है, जीरो नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या लिख ली, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इन विच केस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केस, ठीक है। नेक्स्ट, for a conductor they always originate or terminate perpendicular, so electric field lines are always perpendicular to the surface of a conductor, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अब इसको देखना, ये अगर एक कंडक्टर है, इसके जहां जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ करो, यहां से भी ड्रॉ करो, ऐसा यहां से भी ड्रॉ करो और यहां से भी ड्रॉ करो। अब यहीं पे कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर ठीक है ये प्लस चार्ज था, हमने पूरा का पूरा आउटवर्ड ले लिया, अब तो फंस गए सर, क्यों, क्योंकि आपने बोला था यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ भी ड्रॉ करो ऐसा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सब लाइंस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने कैच कर लिया होगा इस बात। सपोज ये कंडक्टर ऐसा है ना, इसको हम लोग क्या कराने की कोशिश करते हैं, इंटरसेक्ट सपोज करो, ठीक है, और भी अच्छा लगे जिससे आप पूरा का पूरा इंटरसेक्ट कराने की कंडीशन बना लो, ठीक है। फंसाने की कोशिश करो मुझे कि आपके पॉइंट्स में आप फंस गए हो, ठीक है। यहां भी ये लाइंस आई, यहां से परपेंडिकुलर निकलेगी तो जरूर, ये बिल्कुल सही है, बट ये आगे जाके ऐसा टर्न ले लेगी क्योंकि रिपल होने वाली है। ये भी प्लस चार्ज से आ रहा है तो ये भी ऐसा टर्न होगा, ऐसा जाके रिपल करेगा, ठीक है। ऐसे जाके ये फील्ड लाइंस ऐसे अपना आगे जाके पाथ चेंज कर लेती है, बट स्टार्ट तो होगी परपेंडिकुलर ही। क्यों होगी उसका रीजन आप अच्छे से लिखना, ठीक है। दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज
Electric field lines are always perpendicular to surface of conductor because the surface of conductor is equipotential surface. ये इलेक्ट्रॉन तब तक ट्रांसफर होगा इसके ऊपर जब तक सब जगह पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। अगर आप सरफेस के डायरेक्शन में जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है जिधर मैक्सिमम चेंज होता है पोटेंशियल का। अगेन इसको समझने के लिए तो थोड़ा पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। मैं दूसरा रीजन भी आपको बता रहा हूं। इसकी डायरेक्शन जो है इधर पोटेंशियल क्या है, जीरो, उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, मैक्सिमम फील्ड का चेंज, पोटेंशियल का चेंज आता है, तो फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर आती है। दूसरा, अगर सिर्फ आपको बोर्ड के लिए लिखना है तो आप बस इतना लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। सरफेस ऑफ कंडक्टर अगर इक्विपोटेंशियल है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है फील्ड, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या पॉइंट आता है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा, that at large distance from the charges lines behaves by following additivity of charges। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, आप समझना। जैसे ये 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है और ये यहाँ पे -20 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ये रख दो आप। तो बहुत दूर से अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ ये टेस्ट चार्ज है, इसका बिहेवियर कैसा होगा ये देखना है। ये बहुत दूर से दिख रहा है, बहुत दूर से, तो इसको ये बस ये दिखेगा, वाह यहाँ -10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, मतलब यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, ये इसकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट होके आएगा। बट जब इसके क्लोज जाओगे, बहुत क्लोज, तो इसका बिहेवियर ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, इसका बिहेवियर अब इन दोनों से डिसाइड होगा। इसके क्लोज जाओगे तो ये डोमिनेट करेगा, इसके क्लोज जाओगे तो ये डोमिनेट करेगा। मतलब अगर दूर जाते हो आप किसी भी चार्ज सिस्टम से और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो वो बिहेव करने लगता है किसके जैसा, एक पॉइंट चार्ज के जैसा। तो बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए इसका बिहेवियर सिंगल -10 के जैसा होगा, पास वाले पॉइंट के लिए डिपेंड करेगा कि ये +10 के क्लोज हम लोग लिख रहे हैं या -10 के क्लोज लिख रहे हैं। जैसे वो भी अभी हमने केस देखा, कौन सा, एक 10 वाला देखा था आपने, और यहाँ -10, सारी लाइंस यहाँ से यहाँ जाकर टर्मिनेट हो रही थी। तो अगर बहुत दूर से देखोगे तो कोई फील्ड ही नहीं आएगा, कोई फील्ड लाइंस नहीं आएगी, जितनी लाइंस यहाँ से थी वो पूरी के पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है दैट एट लार्ज डिस्टेंस इट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज। 10 और -20 वाला कैसा बिहेव करेगा, -10 के जैसा। और ये जब हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इज, इसका अगर आप डायग्राम देखोगे कि ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग फटाफट बता देना। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो ये हो गया यूनिफॉर्म फील्ड। और अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो हर जगह फील्ड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन तो आपको दिख रही है, टुवर्ड्स राइट है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे इसको, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन आल्सो कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर ऐसा है तो आप इसको लिखोगे क्या, डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, मतलब वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी करेगा, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वो फील्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, इधर की तरफ ज्यादा डेंस है। नेक्स्ट इसके बाद अगर ऐसा है, ऐसी फील्ड लाइंस है, तो इसमें क्या कांस्टेंट है, नीदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ नॉट कांस्टेंट। एक केस और बचता है, कौन सा वाला, जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी बट डायरेक्शन क्या होगी, वेरिएबल होगी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सोचना, ये कैसा फील हो सकता है जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन वेरिएबल होगा। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप थोड़ा सोच के, बहुत सारे केसेस हैं, हमने ऐसे केसेस देखे भी हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजना
फिर देखते हैं किसका कितना अच्छा आता है आंसर। नेक्स्ट, तो ये बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड का मतलब डेंसिटी और डायरेक्शन का मतलब उसके टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है। नाउ इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि एज इफेक्ट अगर आप लोगे तो वहां पे फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। मतलब अगर ये दो शीट है, इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, तो अगर यहां देखोगे तब तो ये फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर कंडक्टिंग शीट के माइनस पे जाएगी, बट इसी प्लेट्स के अगर एज पे आप जाओगे तो डिटेल में अगर आप देखोगे ये प्लेट्स ऐसे होगी, तो एजेस पे बिहेवियर जो होगा इसका, किसी कंडक्टर के एजेस पे जो बिहेवियर होगा वो डायरेक्शन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंडक्टर, उसी को आप बोलते हो एज इफेक्ट। ये प्लस चार्ज ऐसा था, ये ऐसा था, यहां तो ऐसे आ नहीं सकती लाइंस, यहां से आएगी ऐसे ऐसा, ठीक है। स्टिल आप देख रहे हो कि परपेंडिकुलर टू लेंथ एक दूसरे को रिपल करती हुई फील होगी। तो ये था एक एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो इतने सारे पॉइंट्स थे जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो एक टेस्ट चार्ज का बिहेवियर लेके, ये बिहेवियर कैसा होता। ये पॉइंट्स को हम लोग जब यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन्हीं सारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।